हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत का फ्रेंड्स। जो हमारी 41 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस और एमपी पीसीएस के लिए फ्रेंड्स 2023 की जो ये सीरीज चल रही है, तो आप इसे देखकर A1 क्वालिटी की तैयारी कर सकते हो। और इससे पहले हमारे 8 प्रैक्टिस सेट हो गए थे हिस्ट्री के, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है 9वां। अगर किसी ने वो 8 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो यूपी पीसीएस टैट सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए लास्ट वीडियो यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में हमने यहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 22 तक। और आज हम देखेंगे इसमें विजयनगर साम्राज्य, बैमनी साम्राज्य और अन्य प्रांतीय राजवंश वगैरह जो भी स्थापित हुए थे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। और थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे, 150 प्लस क्वेश्चन है, तो लगभग 40-45 मिनट में निपटा देंगे फ्रेंड्स। क्योंकि समझाने वगैरह का काम बहुत सारा कर लिया है, क्योंकि जो तीनों ये बुक थी, एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये तीनों एकदम डीप लेवल में पढ़ा दी हैं। एक एक चैप्टर इन सारों की थ्योरी पढ़ा दी है। और इन तीनों बुकों का निचोड़ लगभग 4-4.5 हज़ार क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिए आपको इन तीनों बुकों से फ्रेंड्स। एंसेंट हिस्ट्री के नाम से, मेडिवल हिस्ट्री के नाम से और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अदरवाइज़ मैराथन नाम से भी, मैराथन वीडियो के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। एंसेंट हिस्ट्री की लगभग एक वीडियो पड़ी है 11.5 घंटे की, पूरी एंसेंट हिस्ट्री उसमें कंप्लीट है। और लगभग 1200 क्वेश्चन है मेडिवल हिस्ट्री के, और लगभग 2200 क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री के, बिपिन चंद्रा की और प्लस स्पेक्ट्रम की बुक से, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए, इसलिए यहाँ समझाने का काम नहीं है, यहाँ पर लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किताबुल हिंद की रचना, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये की थी अलबरूनी ने। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किताब आज भी हमारे देश की इतिहास जानने के लिए किताबुल हिंद A1 क्वालिटी का स्रोत है, ठीक है। दूसरा देखिए, काव्य भक्ति के रूप में, ठीक है, काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर A। और ये IAS का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय के शासनकाल में दो पुर्तगाली आए थे इंडिया में, तो ये बताना है कौन कौन से आए थे। दो पुर्तगाली थे, तो वो थे, एक आया था डिमोंगो पेस, टिबन डिमोंगो पेस, और आया था नूनिज, टिबन नूनिज। इनका नाम याद रखना, पारनोसे नूनिज और ये डिमोंगो पेस, टिबन इनका नाम याद रखना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है कि ये अब्दुल रजाक किसके काल में आया था? तो ये आया था देवराज द्वितीय के काल में, ठीक है। देवराज द्वितीय के काल में आया था ये अब्दुल रजाक। अगर ये पूछ ले कब आया था, तो ये 1443 में आया था, कई बार पूछा है। और कॉन्टी, ठीक है, तो निकोलो कॉन्टी किसके काल में आया था? तो ये आया था देवराय प्रथम के काल में, ठीक है, देवराय प्रथम के काल में आया था कॉन्टी। और अब्दुल रजाक आया था देवराज द्वितीय के काल में, इतना याद रखना। और कई बार ये पूछ लेगा कि ये नूनिज किसके काल में आया था? देवराय द्वितीय के काल में आया था। और ये डोमिंगो पेस, ठीक है, तो ये कृष्ण देव राय के काल में आया था, ठीक है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन एकदम डीप लेवल में बन जाते हैं, तो इसका तो जरूरी याद रखना, ये कई बार पूछा है। ये आया था देवराज द्वितीय के काल में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और इस पर लगा लो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। जैनुल आबदीन, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है, तो बताइए क्या क्या प्रभावकारी विशेषताएं शामिल थी ये कश्मीर की जामा मस्जिद में? तो ये था बुर्ज, ठीक है, ये बुर्जनुमा थी, और बौद्ध पैगोडाओं से समानता थी इसकी ये। और तीसरा देखिएगा क्या था, फारसी शैली, ठीक है, फारसी शैली थी इसमें। तो ये फारसी शैली पे नहीं बनी है जो कश्मीर की जामा मस्जिद है, ठीक है, तो फारसी शैली से इसका कोई लेना देना नहीं था। एक सेकंड रुको, ठीक है, यहाँ देखिए फारसी शैली, ठीक है, तो ये सही है, ये फारसी शैली में ही बनी हुई थी, ठीक है। और कई बार ये अगर ये पूछ ले कि ये जामा मस्जिद होता क्या है, ठीक है, तो शहर के अंदर, ठीक है, शहर के अंदर जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, तो उसको कहते हैं जामा मस्जिद, ठीक है। मस्जिदों में भी सबसे बड़ी जो मस्जिद होती है उसको कहते हैं जामा मस्जिद, याद रखना। अगर कोई पूछे कि जामा मस्जिद का मतलब क्या है, तो मान लो दिल्ली के अंदर जो हज़ारों मस्जिदें बनी हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मस्जिद होगी ना, तो उसको कहेंगे जामा मस्जिद, ठीक है। तो ये तीनों विशेषताएं इसकी, ठीक है। तो ये फारसी शैली मैंने गलती से बोल दिया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर B है, यहाँ पर तीनों सही हैं, ठीक है। इसमें बुर्ज भी था, फारसी शैली पर विकसित हुई थी, और बौद्ध पैगोडाओं से भी निर्मित थी, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन को छोड़ो,
इस नाम को याद रखना, जैनुअल आबदीन। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, जैनुअल आबदीन ने। ठीक है, और कई बार ये पूछा जाता है कि कश्मीर के अंदर गाय, ठीक है, गाय की हत्या किसने रुकवा दी थी, मतलब गाय को नहीं मारा जाता था किसके काल में, तो कश्मीर में गौ हत्या के बद पर प्रतिबंध लगवा दिया था जैनुअल आबदीन ने। और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे डीप में पूछा जाता है कि किसने सती प्रथा पर अंत लगा दिया था, कश्मीर के अंदर सती प्रथा किसने बंद करवा दी थी, जैनुअल आबदीन ने। और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कश्मीर के लोग आज भी किसको अपना अकबर मानते हैं, तो कश्मीर का अकबर कहा जाता था जैनुअल आबदीन को। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये IAS के डीप लेवल के पूछे हुए हैं, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। तो कश्मीर का अकबर कहा जाता था जैनुअल आबदीन को, और आज भी यानी कि JNK के लोग जैनुअल आबदीन को कश्मीर मानते हैं और इसको बहुत याद किया जाता है कश्मीर में। इतनी बात याद रखना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन से कथन सही है, यहाँ देखना जरूरी है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, नरसिम्हा सुलभ ने संगम वंश का अंत किया। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, और कई बार यहाँ से अभी बताता हूँ क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले इनको देखिए, नरसिम्हा सुलभ ने संगम वंश का अंत किया था और उसने राज्य सिंहासन छीनकर सुलभ वंश का आरंभ किया। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली लाइन, तो ये सही है। मतलब जो नरसिम्हा था तो उसने सुलभ वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, ये नरसिम्हा था, ये सुलभ वंश का था, इसने संगम वंश का अंत कर दिया था और उनसे राज सिंहासन वगैरह छीन कर सुलभ वंश की नींव डाली थी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विजयनगर पर सबसे पहले हमला किसने किया था, तो हमला भी इसी ने किया था, सुलभ वंश। ठीक है, सुलभ वंश ने किया था हमला, याद रखना। दूसरा देखिए, वीर नरसिंह ने, ठीक है, वीर नरसिंह ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीन लिया। तो ये सही है। वीर नरसिंह ने ठीक है, उत्तरवर्ती उसके अनुज देवराय थे। तो ये भी सही है, इनको गद्दी से उतार दिया था। चौथा देखिए, कृष्ण देव राय के उत्तरवर्ती उसके चाचा, ठीक है, उसके चचेरे भाई अच्युत राय थे। ठीक है, तो कृष्ण देव राय के उत्तरवर्ती में उसके चचेरे भाई अच्युत राय थे। तो ये भी सही है, चारों के चारों सही हैं। और ये देखिए, IAS का पूछा हुआ है 1 2 3 4, ये सारे सही हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या कहता है। विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय की कारादान व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखिए भूमि, ठीक है, भूमि की गुणवत्ता के सुधार, ठीक है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। ये सही है। ठीक है, ये कृष्ण देव राय के शासन की बात हो रही है। तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर इनसे टैक्स वगैरह लिया जाता, तो पहला सही है। दूसरा देखिए, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये देखिए ऑप्शन नंबर C बता रहा है, ये दोनों सही है। ठीक है, और ये IAS का पूछा हुआ है। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो देखिए क्या कहता है। अली आदिल शाह, ठीक है, तो अली आदिल शाह बिलोंग करते थे बीजापुर से, यानी कि दूसरा। निजाम शाही, ठीक है, तो निजाम शाही थे अहमदनगर में, यानी कि पहला। इमाम शाही, ठीक है, तो इमाम शाही कहाँ पर थे, तो इमाम शाही बिलोंग करते थे बरार से, यानी कि चौथा। और कुतुब शाह तो ये थे गोलकुंडा, यानी कि तीसरा। 2143, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, 2143। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। यहाँ पर बताना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, देखते हैं क्या कहता है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों के संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा तो चलिए स्टूडेंट्स, कहाँ थे हम, यहाँ थे ना स्टूडेंट्स, कोई आ गया था। तो देखिए यहाँ थे ना, तो देखिए यहाँ पर बताना था कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर कहता है, हिंदू देवी देवताओं और तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है, भारत में कव्वाली, ठीक है, जो भारत में कव्वाली वगैरह गाई जाती है, ठीक है, तो कव्वाली संगीत का प्रारंभ के रूप में अमीर खुसरो थे। ठीक है, तो कव्वाली वगैरह का जो संगीत शैली है, तो इसके प्रारंभिक रूप में अमीर खुसरो ने इसकी स्टार्ट वगैरह किया था। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर C बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, ये दोनों सही हैं। और ख़ासकर इस नाम को याद रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
कि अबला बाबा किसको कहा जाता था, तो ये था इब्राहिम आदिल शाह था ना फ्रेंड्स, तो इसको कहा जाता था फ्रेंड्स, इब्राहिम आदिल शाह को कहा जाता था गरीबों का हमदर्द या फिर अबला बाबा। फ्रेंड्स याद रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई थी, ये ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हुई थी एमबीडी के काल में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी मिलान करना, तो चलिए देखिए, आदिल शाह फ्रेंड, तो ये आदिल शाह थे बीजापुर के, यानी कि दूसरा। और निजाम शाही, तो ये अभी ऊपर बताया था निजाम शाही, एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो ये आदिल शाह थे, तो ये आदिल शाह थे बीजापुर के, यानी कि दूसरा। कुतुब शाही, तो ये कुतुब शाही थे, बताइए कहाँ के थे, तो ये थे गोलकुंडा के, यानी कि तीसरा। और निजाम शाही थे अहमदनगर के, पहला। और सरकी ठिमन जौनपुर की स्थापना सरकी शासकों ने की थी, यानी कि चौथा। 2314 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है, 2314 ठिमन, 2314। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों के ठिमन, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सारायण ठिमन, तो सारायण किसके काल में थे, तो बताइए, तो सारायण किसके काल में थे, ये थे विजयनगर साम्राज्य के काल में। ठिमन देख लीजिए, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सारायण किनके शासनकाल में फले फूले थे, तो ये विजयनगर साम्राज्य से बिलोंग करते थे, ऐसे याद रखना। और ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर यूपीएससी में पूछा है, यहाँ देखिए वैदिक ग्रंथ प्रसिद्ध भास्कर सारायण निम्न में से किसके काल में सक्रिय थे, तो ये थे विजयनगर काल में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, वेदों के टीकाकरण सारायण किस काल का संरक्षण प्राप्त था इनको, तो ये था विजयनगर के काल का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। तो आगे देखिए, प्रसिद्ध ठीक है, प्रसिद्ध वैदज्ञ सारायण ने जिन्होंने अनेक वैदिक ग्रंथ और टीकाएँ लिखी, तो ये किसके काल में थे, तो ये बता दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ये विजयनगर साम्राज्य काल में थे। ये देखिए, अब यूपीपीएससी में कई बार पूछा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया था, तो ये अस्तित्व में आया था, अभी बताया ना, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एमबीटी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, हरिहर और बुक्का ने की थी। अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, ये पहले हम्पी था और आजकल ये हम्पी पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, याद रखेंगे। विजयनगर के खंडर पाए जाते, तो ये हम्पी में पाए जाते हैं। आगे चलिए, एक निम्नलिखित में से कौन एक विजयनगर राजाओं की पुरानी राजधानी का द्योतक था, तो ये था हम्पी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डीप लेवल में बनते हैं। आगे देखिए, किस स्थान ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे, तो ये हम्पी के खंडर है। ठीक है, अगर ये पूछ ले हम्पी अब कहाँ है, तो ये है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। आगे चलिए, विजयनगर विजयनगर शहर, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, ठीक है, हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश संगम राजवंश के नाम पर जाना जाता है, तो बताइए, हरिहर बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य बसाया था, तो उसको संगम नाम से क्यों जाना जाता था, तो ये संगम वंश से इसका फादर बिलोंग करता था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ कहता है हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था। डिफेंस, इसलिए इसका नाम संगम वंश पड़ा था। आगे चलिए, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था, तो ये हरिहर बुक्का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए फिर यहाँ पर घुमा के पूछ लिया, प्रसिद्ध ग्रंथों में टीकाकार सारायण संबंधित थे, तो ये थे विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। अगर आप डीप में ही पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ जाके पहले प्ले लिस्ट देख सकते हो, वहाँ पर सब कुछ डीप में कराया हुआ है। आगे चलिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो ये कई बार बता दिया, हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर के संस्थापक थे, तो ये थे हरिहर और बुक्का, कई बार बता दिया है, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ भी यूपी पीसीएस में पूछा है, और यहाँ पर उत्तराखंड में, और यहाँ भी उत्तराखंड में पूछा है ये पीसीएस में। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये की थी अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, ये कई बार कंफ्यूज करवा देता है। कई बार ये लिख देगा बहमन शाह, लिख देगा अलाउद्दीन बहमन शाह, और ये कई जगह लिखा मिलेगा आपको। इसी का एक और नाम था, तो इसका नाम था हसन। ठीक है, हसन गंगू।
ठीक है। कई जगह ये हसन गंगू के नाम से कन्फ्यूज करा सकता है, तो डरना नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका नाम तो यही था, बैमन शाह। ठीक है, बैमन शाह था, लेकिन ये कोई बिहार का एक शासक वगैरह था। ठीक है, कोई गंगू गंगू नाम का शासक था, तो ये उसकी सेवा पानी करता था, मतलब उसके अंडर था। तो उसी के ऊपर में इसने मतलब धीरे धीरे उसी की शरण में रहकर इसने अपने आप को बनाया और अपने राज्य की स्थापना वगैरह की। तो इसी वजह से इसको गंगू गंगू भी कहा जाने लग गया था। ये सब हम डीप में पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इसका 47 हो जाएगा। आगे देखिए, बैमनी साम्राज्य स्थापित हुआ था 14वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, दक्षिण में बैमनी साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देखिए कौन था, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है हसन गंगू। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इसका हसन गंगू नाम लिखा है, बट इसी चीज़ को मैं बता रहा था कि यहाँ से कंफ्यूज करा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का स्थापक था, तो ये था हसन गंगू, और ऊपर लिखा था इसका नाम अहमद शाह। ठीक है, क्योंकि ये एक बिहार में एक शासक था गंगू गंगू नाम का, तो उसका ये दास वगैरह था पहले, तो धीरे धीरे इसने अपने आप को एवन क्वालिटी का बना लिया। ठीक है, और गंगू की शरण में रहते हुए इसने अपने राज वगैरह की स्थापना कर ली थी, इतना मजबूत हो गया था। ठीक है, तो इसी की उपाधि वगैरह समझ लो, या इसका दूसरा नाम हसन गंगू पड़ गया था। ठीक है, यहाँ देखिए दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। ठीक है, और इसकी राजधानी वगैरह थी तो गुलमर्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना तो ये देखिए अलाउद्दीन हसन ने की थी, ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि ये 3-4 नाम थे इसके और कंफ्यूज करा देता है एग्जामिनर। यहाँ से आगे चलिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन। आगे देखिए, प्रथम बार विजयनगर साम्राज्य को अस्त व्यस्त किसने किया था? तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। प्रथम बार साम्राज्य पर अस्त व्यस्त किया था सुलभ वंश के शासकों ने। ठीक है, और सुलभ वंश शासकों ने सबसे पहली बार विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया था। तो सुलभ वंश यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और ये शायद मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको डिफाइन कर दिया था। आगे चलिए, बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी तो ये कई बार बता दिया, दौलताबाद थी। आगे चलिए, महमूद गावा। ठीक है, किसकी सेवा महमूद गावा ने किसकी सेवा की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, बहमनियों की। आगे चलिए, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो ये सबसे पहले हुआ था बहमनी साम्राज्य। आगे देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? ये बसाया था नगलापुर। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नाम, कृष्णदेव राय। ठीक है, अगर कई बार पूछे कि कौन सा नगर बसाया था, नगलापुर बसाया था। और कई बार पूछा जाता है कि 8 दिग्गज किसके काल में थे, तो कृष्णदेव राय के काल में 8 दिग्गज थे। और कई बार ये पूछ ले कि 8 दिग्गज वो थे कौन, तो वो तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि को ही कहा जाता है 8 दिग्गज। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर जो जो कृष्णदेव राय था, तो इसकी फ्रेंडशिप किसके साथ थी? तो इसकी फ्रेंडशिप थी गोवा वाले बीच पर कौन डटे हुए थे? पुर्तगाली। ठीक है, इसकी फ्रेंडशिप पुर्तगालियों वगैरह के साथ थी। और क्या बता दूँ इसके काल में, तो इसकी एक प्रसिद्ध रचना थी अमुक्त मालदा। ठीक है, अमुक्त मालदा ये कई बार पूछिए पीसीएस में। तो आगे चलते हैं, बाकी हम जब क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। तो कृष्णदेव राय ने नागलापुर नामक शहर बसाया था, इतना याद रखना। आगे चलिए, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी और दूसरी राजधानी थी तो ये थी ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर। ठीक है, आगे चलिए, ये देखिए आंध्र भोज के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कृष्णदेव राय। ठीक है, ये बताना मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ देखिए आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जाना जाता है, कई बार पूछा है। कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो ये नागलापुर, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए आ गया अमुक्त मालदा। ठीक है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालदा किस भाषा में लिखा था? तो ये तेलुगु भाषा में। ठीक है, इसके दिग्गज 8 दिग्गज थे और वो 8 के 8 तेलुगु कवि थे, इसको याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है। ये देखिए अमुक्त मालदा किस भाषा में लिखी है? तो ये तेलुगु भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए हम्पी के। ठीक है, हम्पी में विट्ठल स्वामी का मंदिर तो ये कृष्णदेव राय के काल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम्पी का जो विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता था, तो ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव रॉय। ठीक है, तो अमुक्त मालदा ये कई बार बता दिया है, तेलुगु भाषा में लिखी है। ठीक है, 8 दिग्गज तो ये शुरू में ही बता दिया था, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पीसीएस में यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी। तो 8 दिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो तो थोड़ा स्लो करके देख ले। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल में भूमि का
विस्तृत सर्वेक्षण कराया था, तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये करवाया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय ने भूमि का सर्वेक्षण वगैरह कराया था और उसी के नाम पर इसको टैक्स वगैरह वसूलता था। ये अष्टदिग्गज, तो ये बता दिया कृष्णदेव राय के काल में थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर ए अष्टदिग्गज। ठीक है, तो ये अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। आगे देखिए, तेलुगु। ठीक है, विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत को समृद्ध किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने बता दिया था ना शुरू में, अब्दुल रजाक ये आया था देवराज द्वितीय के काल में। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन नंबर गलत है, ये सी। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। देखिए, कृष्णदेव राय तुलुप वंश का था, ये सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहते थे, ये भी सही है। और ये अब्दुल रजाक के कृष्णदेव राय के काल में नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, और गलती बताना था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कृष्णदेव राय के प्रथम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यहाँ भी गलत बताना, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ईरानी जो राजदूत था अब्दुल रजाक इसके दरबार में आया था, तो कई बार बता दिया अब्दुल रजाक कृष्णदेव राय के दरबार में नहीं आया था। ठीक है, नहीं आया था, याद रखना, यहाँ से कन्फ्यूज करा देगा। बाकी पहला गलत है और हमको गलती बताना है। तो दूसरा देखिए, इसने हजारा मंदिर बनाया था, कृष्णदेव राय की बात हो रही है, ये सही है। उसने उड़ीसा, गुलबर्गा और उदयगिरी पर अधिकार किया था, ये भी सही है। उसका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था, ये भी सही है। डिपेंड्स, हमें बताना था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए। आई होप कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं डिपेंड इसी टाइम, और कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो वीडियो तो आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डीप लेवल में सीरीज चल रही है। आगे चलिए, ठीक है, किसने कहा था कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से शासन करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। ठीक है, तो देखिए, तो ये भी बता दिया ना, हजारा मंदिर किसने बनवाया था, तो ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था। आगे चलिए, आंध्र भोज किसको कहा जाता था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, तो कृष्णदेव राय को ये आंध्र भोज की उपाधि मिली थी। आगे चलिए, आंध्र भोज की उपाधि, तो ये कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी। डिपेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भाषा को, डिपेंड किस भाषा के साथ किस किस भाषा में विजयनगर के शासक देवराय ने अपनी समृद्धि और अमुक्त मालदा की रचना की थी, तो ये कई बार बता दिया, अमुक्त मालदा लिखी गई है तेलुगु भाषा में। डिपेंड्स, तो आंध्र भोज कहा जाता था किसको, तो ऑप्शन नंबर है कृष्णदेव राय को। आगे चलिए, आप चल रहे हैं ठीक है, एकदम डीप लेवल में यहाँ से चलेंगे, और ध्यान से सुनना 59 नंबर से। ठीक है, 59 नंबर से ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ से यूपीएससी और पीसीएस में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, विजयनगर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने टर्की के, ठीक है, जो तुर्की के जो धनुषधारी थे, मतलब जो धनुष बाण चलाने में A1 क्वालिटी के बंदे थे, यानी कि धनुषधारी थे, तो उनको नियुक्त किया था अपने शासनकाल में, तो ये किया था देवराज प्रथम ने। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो टर्की के जो धनुषधारी थे तो उनको अपनी सेना में मिलाया था या फिर शामिल किया था, तो देवराज प्रथम ने। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य युग का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो मैंने कई बार बता दिया ना, जो कृष्णदेव राय के युग शासन को स्वर्ण काल कहा जाता है तेलुगु का। ठीक है, तेलुगु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि इसके दिग्गज थे 8 तेलुगु कवि, इसीलिए कृष्णदेव राय को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, 61 नंबर देखिए, विजयनगर के राजाओं में सर्वप्रथम किसने असब सेना, ठीक है, असब सेना को महत्व को पहचाना और फारस व अरब से सबसे बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे, तो ये घोड़े खरीदे थे देवराय प्रथम ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसने सेना में मुस्लिमों की भर्ती आरंभ की थी, तो सेना में मुस्लिमों की भर्ती आरंभ की थी देवराय प्रथम। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर का राजा कौन था जिसने टर्की वर्ग के कसल तीरंदाजों को नियुक्त किया था, तो ये देखिए धनुधर को। ठीक है, तो ये शुरू में ही बता दिया था, तो देवराज द्वितीय। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पानी आनी पिया। ठीक है, कहाँ थे हम, तो यहाँ थे ना। ठीक है, विजयनगर का राजा कौन था जिसने टर्की के कुशल तीरंदाजों को अपनी सेना में नियुक्त किया था या अपने राज्य में मिलाया था, तो ऐसा किया था देवराज द्वितीय ने भी। ठीक है, देवराज प्रथम ने भी किया था, और यहाँ पर नाम है देवराज द्वितीय ने भी, मतलब तीरंदाजों को अपनी सेना में भर्ती किया था। आगे देखिए, विजयनगर राजाओं में से किसने मुसलमान लड़ाकों को अपनी सेना में भर्ती करना आरंभ किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी कि देवराज द्वितीय ने। ठीक है, पहले ने भी किया था, द्वितीय ने भी किया था, याद रखेंगे। आगे चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सा यात्री 1567 में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहाँ पर यात्रा करने आया था, यात्रा करने आया था और उसने कहा था विजयनगर के 24 मील के घेरे में होने का वर्णन दिया था। तो विजयनगर को 24 मील के घेरे का वर्णन दिया था सीजर फ्रेडरिक्स ने। मतलब ये सीजर फ्रेडरिक्स आया था 1567 में इंडिया में, और ये बताता है कि जो विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ है तो वो 24 मील 24 मील के अंदर बसा हुआ है 24 मील, तो याद रखना। आगे चलिए। इतिहासकार इतिहासकार सोविल द फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक किस साम्राज्य की जानकारी देती है, फिर किस साम्राज्य के नाम पर लिखी गई थी, तो ये थी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा का युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण किया था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया है। सीजर फ्रेडरिक्स आया था। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी, तो ये आई थिंक 1565-66 में हुई थी, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। तो याद रखना, कई जगह ये तालीकोटा की लड़ाई, कई जगह ये राक्षस तगड़ी की लड़ाई लिखी हुई मिलेगी। तो इस टाइम पर आया था सीजर फ्रेडरिक्स, याद रखना। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के पतन के शीघ्र बाद उस स्थान का वर्णन और दर्शन किया था, तो ये क्या था, सीजर फ्रेडरिक्स ने। ये देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये देखिए, तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई थी। 1565 तालीकोटा की लड़ाई कह लो या फिर कह लो राक्षस तगड़ी की लड़ाई। याद रखना, तालीकोटा की लड़ाई। आगे चलिए। सन 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये बता दिया, तालीकोटा की लड़ाई। आगे देखिए। विजयनगर और बहमनी शासकों के बीच शत्रुता का प्रमुख कारण कौन सा था, तो ये था रायचूर का दोआब पर अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, और ये IAS का पूछा हुआ है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो तालीकोटा की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी, विजयनगर साम्राज्य, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की सेनाओं के बीच। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, तो इन्होंने इन तीनों को मतलब जीना आराम कर रखा था, इन तीनों राज्यों का। ये बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था। तो इन तीनों की सेनाओं की नाक में दम कर रखा था, और ये तीनों थे अलग अलग। ये तीनों पहले अलग अलग थे और ये थे अलग। तो जैसे ही ये भिड़ने आते थे, गोलकुंडा वाले आए विजयनगर के शासकों से भिड़ने, तो विजयनगर साम्राज्य ने इनकी बैंड बजा दी। फिर ये आए, इनकी भी खाट खड़ी कर दी, और फिर ये बीजापुर वाले आए, इनकी वाट लगा दी। फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना। ये थे अकेले और ये तीनों भी अकेले थे, तो फिर ये तीनों एक साथ आ गए। जब ये तीनों ये तीनों ही मिल गए एक साथ, और फिर इनकी खाट खड़ी कर दी विजयनगर वालों की। समझ गए होगे। जब तक ये अकेले अकेले थे, ये जीत रहे थे, फिर उन्होंने प्लान बनाया क्यों ना हम तीनों ही मिल जाएं और इनको ही ख़त्म कर दें। तो इन तीनों ने मिलकर इनकी खाट खड़ी कर दी विजयनगर वालों की। तो इन तीनों के बीच में हुई थी लड़ाई, जो कि हम सब डीप में पढ़ चुके हैं। तो विजयनगर के शासक ने चीन के सम्राट के पास दूत भेजे थे, तो ये भेजे थे बुक्का प्रथम ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था, तो ये बता दिया, रायचूर दोआब क्षेत्र पर अधिकार। नेक्स्ट देखिए, चीन के पास दूत मंडल भेजा था, तो ये बुक्का प्रथम ने कई बार पूछा है। आगे चलिए, चीन के पास दूत भेजा था, तो ये ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट देखिए, किस विदेशी यात्री ने 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, तो निकोलो दी कॉन्टी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो बता दीजिए। तो अभी बताया ना, ये निकोलो द कॉन्टी। ये निकोलो द कॉन्टी नहीं आया था कृष्णदेवराय के काल में। और कौन कौन आया था, तो ये नूनीज आया था, बारबोसा आया था, और ये डोमिंगो पायस आया था। लेकिन निकोलो द कॉन्टी ये नहीं आया था, क्योंकि ये आया था शायद कृष्णदेवराय, क्या बोल रहा हूँ, देवराय प्रथम के काल में। देवराय प्रथम के काल में आया था निकोलो द कॉन्टी। बट यहाँ पूछा कृष्णदेवराय के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये मैंने नेट पे चेक किया है और यहाँ लगाया स्टार। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख, तो बारबोसा। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा वगैरह मौजूद थी उस टाइम। तो ये बताता है बारबोसा। निकोलो डी कॉन्टी कौन था, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा इटली का एक यात्री था जो कि विजयनगर में घूमने आया था। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, तो ये शुरू में ही बता दिया था, देवराज द्वितीय के काल में आया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
ठीक। देवराज द्वितीय के काल में आया था, शुरू में ही बता दिया था। आगे चलिए। ठीक। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन के बारे में जानकारी दी? तो ये बता दिया, बारबोसा ऐसा बताता है। आगे देखिए। अब्दुल रजाक को देवराज द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था, तो किसने भेजा था? तो ये भेजा था खुरासान का सुल्तान शाहरुख ने। ठीक। तो शाहरुख ने भेजा था अब्दुल रजाक को इंडिया के अंदर। आगे चलिए। अब्दुल रजाक तो ये बता दिया था ना, 1443 में आया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। ये शुरू में ही बता दिया था। आगे चलिए। ठीक। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात होता था, तो ये थी काली मिर्च भेजी जाती थी। आगे चलिए। अब्दुल रजाक तो ये शुरू में बता दिया था ना कि देवराज द्वितीय कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है, देवराज द्वितीय के काल में आया था। ठीक। ये शुरू में ही बता दिया था। अब चलिए। ठीक। तो ये भी शुरू में बता दिया था, जैनुअल आबदीन। ठीक। शुरू में मैंने बताया था ना, जैनुअल आबदीन ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये शासक था कश्मीर का। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये यूपी पीसीएस के पालतू क्वेश्चन है। आगे देखिए। विजयनगर साम्राज्य में आयातित होने वाली अकेली वस्तु कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, घोड़े। ठीक। विजयनगर साम्राज्य से आयातित होने वाली अकेली वस्तु थी, तो ये घोड़े आयातित होते थे। आगे चलिए। देखिए। निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम जजिया समाप्त किया था? तो ये शुरू में बता दिया, जजिया समाप्त किया था जैनुअल आबदीन ने। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था जैनुअल आबदीन ने। तो ये कश्मीर का शासक था, जिसको कश्मीर के लोग आज भी याद करते हैं। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, ये सब बता दिया था शुरू में। ठीक। जैनुअल आबदीन। जजिया समाप्त किया था, तो ये जैनुअल आबदीन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए। जजिया समाप्त किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए, जैनुअल आबदीन ने। ठीक। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए 4 बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक। गौ हत्या गौ हत्या बंद करवाई थी किसने? तो कश्मीर में बंद करवाई थी जैनुअल आबदीन। और ये यूपी पीसीएस में पूछा है, कश्मीर का वह शासक तो कौन था? मतलब कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था जैनुअल आबदीन। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए RAS में पूछा है। ठीक। ऐसे देखिए हर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा है। तो देखिए कश्मीर का अकबर के रूप में याद किया जाता है, तो ये शुरू में बता दिया था ना, जैनुअल आबदीन को आज भी कश्मीर में याद किया जाता है। ये देखिए अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख अकबर कश्मीर के अकबर के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक। समझ रहे होंगे। आगे चलिए। विजयनगर साम्राज्य में अमरम क्या था? तो अमरम होता था सैनिकों को अनुदान दिया जाता था, मतलब सैनिकों को थोड़े पैसे वगैरह दिए जाते थे, उसको कहते थे अमरम। ठीक। आगे चलिए। जॉन राज ने अपनी राज तरंगिणी में कलहण का विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया था? तो ये बताइए कहाँ तक आगे बढ़ाया था? तो ये एक सेकेंड। ठीक। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि राज तरंगिणी किसने लिखी है? तो ये लिखी है कल्हण ने। ठीक। और जिसमें मिलता है कश्मीर का इतिहास। ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। राज तरंगिणी लिखी है कल्हण ने, और इसमें मिलता है JNK का इतिहास। ठीक। शायद मैंने जो कल प्रैक्टिस स्टार्ट कराया था ना, क्या कहते हैं, 8वां नंबर। ठीक। तो वहाँ पर मैंने शायद चंद्रबरदाई। ठीक। चंद्रबरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, याद रखना। ठीक। और वहाँ पर शायद मैंने गलती से ये बता दिया कि चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है, तो उसमें JNK का इतिहास मिलता है। ठीक। तो उसके लिए याद रख लेना, राज तरंगिणी में मिलता है JNK का शासन। ठीक। यानी कि JNK का इतिहास जानना है तो हमें पढ़नी पड़ेगी राज तरंगिणी। ठीक। थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, अब मुझे याद आया सही से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है जॉन राज ने अपनी राज तरंगिणी में कलहण के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया था? तो ये बढ़ाया था सुल्तान जैनुल आबदीन के शासनकाल तक। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए। अमरम क्या था? तो ये बता दिया है, सैनिकों को थोड़ा अनुदान पैसा वगैरह दिया जाता था, उसको अमरम कहते थे। नेक्स्ट देखिए। विजयनगर साम्राज्य के नायक कौन थे? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्रमुख सामंत थे, तो उनको नायक कहा जाता था, नायक। नेक्स्ट देखिए। विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको कोएटम कहते थे, जिलों को। और देखिए नायक कौन होते थे? तो ये नायक होते थे सैनिक अधिकारी। आगे चलिए। विजयनगर साम्राज्य में कृषि व्यवस्था में बारम से क्या अभिप्राय था? तो बारम बताइए क्या था? तो कोई बता सकता है? ठीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। मतलब भूमि की उपज की हिस्सेदारी। ठीक। भूमि की उपज की हिस्सेदारी, तो उसको कहते थे बारम। ठीक। मान लो ये खेत है। ठीक। एक खेत है, तो मान लो इसमें गेहूं की फसल है। ठीक। तो इसमें हिस्सेदारी कर ली, मतलब 2 आदमी हैं तो 50-50 कर लिया। ठीक। जो हिस्सेदारी बटेगी, मतलब गेहूं की बोरी हुई 6 हुई। ठीक। तो 6 मतलब
तीन तीन बांट ली, ठीक है, 3 इसको मिल गई 3 इसको। तो हिस्सेदारी मतलब फसल की हिस्सेदारी को कहते थे बारम, ठीक है, याद हो गया होगा। आगे चलिए, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में तमिल क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको कहते थे कोट्टम। आगे चलिए, विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? तो ये था मंडलम, ठीक है। ये डीप लेवल के क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस के पालतू क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी कोट्टम। और यहाँ पर पूछा है विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? तो ये था मंडलम। समझ रहे होगे, जैसे आजकल होता है ना, पहले जिला होता है फिर मंडल वगैरह बनाते, तो उसी टाइम उसी की बात हो रही है। आगे चलिए, विजयनगर की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए राज्यम। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये देख लीजिए, पहले राज्य होगा, ठीक है। आज के टाइम में देख लो, पहले स्टेट होता है, स्टेट को फिर यहाँ पर स्टेट में मंडल वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर मंडल के नीचे फिर गांव वगैरह होते हैं, तो उसको कहते थे कोएटम, ठीक है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, प्रशासनिक इकाई थी तो ये कोएटम थी। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? तो ये मंडलम था। और यहाँ पर देखिए, विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई तो ये था राज्यम। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये भू राजस्व वगैरह वसूलते थे। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर संबंधित थे, तो ये ऑप्शन नंबर है ग्राम प्रशासन सेटिलमेंट। जैसे आज का टाइम गांव में क्या होता है, सरपंच होता है ना, तो उस टाइम आयंगर ग्राम प्रशासन का सरपंच वगैरह होता होगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। आगे चलते, अथाबाना का क्या मतलब था? तो ये ऑप्शन नंबर है भू राजस्व विभाग को कहते थे विजयनगर साम्राज्य के काल में अथाबाना। आगे चलिए, विजयनगर का, ठीक है, विजयनगर का 58वें या फिर अठाबाना क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर है भू राजस्व विभाग, ठीक है। ये आईएएस का पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मलिक सरवर, ये एक किन्नर था, ठीक है। आगे चलिए, अनुष्ठांगिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक को देवस्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था? तो ये क्या था? विरूपाक्ष। आगे चलिए, ये डीप लेवल का है। ठीक है, प्राग मुगल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सिराज कहा जाता था? तो ये कई बार बता दिए, ये ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा यूपी का, ठीक है। यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये नहीं ये क्वेश्चन ना पूछा गया पूर्व का सिराज। तो ये जौनपुर को कहा जाता था। जौनपुर का अंतिम शासक तो ये मैंने शुरू में बता दिया था ना, हुसैन शाह था, ठीक है ना। ये हुसैन शाह सरकी वगैरह शासन कर रहे थे, तो यहाँ पर अंतिम शासक था तो ये हुसैन शाह। आगे चलिए, अधोलिखित विजयनगर शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ये था हरिहर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, अटाला मस्जिद, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह सरकी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? तो बताइए, गजबेटकर की उपाधि किसने धारण की थी? तो देवराज सेकंड ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से भी पुकारा जाता था? तो ये था महाराणा कुंभा। तुलुभ, ठीक है, तुलुभ वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था वीर नरसिंह। आगे चलिए, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने गजबेटकार की पदवी धारण की थी? तो ये बता दिया ना, देवराज द्वितीय ने, ठीक है। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। आगे चलिए, गुजरात में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला कौन था? तो ये था जफर खान। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दिलावर खां। नेक्स्ट देखिए, संगम, तुलुभ और सुलुभ के शासक किससे संबंधित थे? तो ये थे विजयनगर, ठीक है, विजयनगर काल के थे ये, तुलुभ, सुलुभ और संगम। ये एक सेकंड, ये तो ठीक है, संगम, तो ये विजयनगर से बिलोंग करते थे। आगे चलिए, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों को सही क्रम में लगाना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले संगम वंश, फिर आएगा सुलुभ वंश, फिर तुलुभ और फिर अराबिडू, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये कथन कारण वाला है, तो चलिए देखते हैं।
सालूब सालूब नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की थी। तो ये बताइए सही है। तो ये सही है। दूसरा देखिए, वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे, तो ऐसा इसलिए किया था। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ए आर दोनों सही है। और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता था? तो ये था हेलीबेड। हेलीबेड है ये, हम भी सब कुछ पढ़ते हैं आज के टाइम। कहाँ पर? गुजरात, क्या बोल रहा हूँ, कर्नाटक में। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, बाज बहादुर ये मालवा से बिलोंग करता था। कुतुब था तो ये गोलकुंडा से, कई बार बता दिया है। मुजफ्फर था तो ये गुजरात का था। लेकिन यूसुफ आदिल था तो ये अहमदनगर का नहीं था, ठीक है। आदिल था गोलकुंडा। आगे चलिए, सुलभ, ठीक है। सालूब वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बता दिया था, नरसिंह राय। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वित्तीयता के मार्ग पर नियंत्रण किया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था स्वेट। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का जनक? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो इसे तो बता ही सकते हो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि अमीर खुसरो। निम्नलिखित, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस बहमनी शासक ने पुरानी राजधानी गुलमर्गा से बीदर ट्रांसफ़र की थी? तो ये की थी अहमद साहब बली ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी थी? तो ऐसा किया था वेंकट सेकंड ने। मतलब चर्च बनाने का आदेश दिया था पुर्तगालियों को वेंकट सेकंड ने। आगे चलिए, अगला क्या कहता है? चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ, ठीक है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जिले हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष कहा जाता है। तो ये चित्तौड़ की कीर्ति आप यहीं से पकड़ सकते हैं। तो ये थी राणा कुंभा की। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, बीजापुर में गोल गुम्बद किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आदिल शाह ने, कई बार बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस टाइम था वेंकट सेकंड। नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर क्या कहता है? किसने इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में उसने इस राज्य पर शासन करने, सिंपल वे में समझिए, हरिहर जो प्रथम था ना, ठीक है। तो हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी के दक्षिण में एक भूमि, मतलब एक शहर बसाया था। तो यही पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो रही है, ठीक है। तो समझ गए होगे, मतलब ये हरिहर प्रथम था तो उसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के किनारे पर एक नगर बसाया था। और इसने ये कहा था, मतलब मैं इस पर शासन करूँगा, ठीक है। शासन करने का दायित्व किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो ये देवता और कोई नहीं था। तो ये हरिहर प्रथम अपने आप को देवता कह रहा था। आगे चलिए, कौन सी दक्षिण भारतीय शैली, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता कि यक्षगान, ये लोक नृत्य ये कहाँ का है? तो ये है कर्नाटक का, ठीक है। ये कर्नाटक का, याद रखना। तो वही बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? तो ये थी यक्षगान। आगे चलिए, अपनी मुद्रा, ठीक है, अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपनी जाल पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन सी थी? तो ये थी गंगा देवी। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, निम्नलिखित में विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो ये थी पेनुकोंडा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्न में से किसने उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य का पारितोषिक देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य का पारितोषिक देता है और उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता है? तो ये था शतरंज। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य में प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई थी? तो बताइए कौन सा टीका लिखा गया था? तो ये था पराशर स्मृति पर माधव की टीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता था? तो ये कई बार बता दिया, हेलीबेड। आगे देखिए, कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने
अचलगढ़ के किले की मरम्मत कराई थी, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कराई थी राणा कुंभा ने। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर के उस पहले शासक को पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हरिहर द्वैती। आगे देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के खिलाफ लड़ा था, तो ये कुतुब शाह के खिलाफ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित करती थी, तो बताइए जगत गुरु को कौन, जगत गुरु किसको कहा जाता था, ये कहा जाता था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ठीक, ये शुरू में बता दिया था, मतलब ये A1 क्वालिटी का बंदा था और इसको गरीबों का हमदर्द या फिर अबला बाबा कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, हरिहर बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम के नाम से क्यों जानते थे, ये बता दिया था क्योंकि इनके पिता का नाम था संगम, इसीलिए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने राजरोहण को अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं, तो राजरोहण के 500 वर्ष पूरे हो चुके हैं राय प्रथम के। ठीक, राज राय के प्रथम के 500 वर्ष हो चुके हैं। ठीक, यानी कि 500 वर्ष पहले ये गद्दी पर बैठा हुआ है, ऐसे याद रख सकते हो। सालू वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कई बार बता दिया, नरसिंह राय। विजयनगर शहर, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। आगे चलिए, कौन सी दक्षिण भारतीय शैली, तो ये बता दिया था यक्षगान। ठीक, तो भारत की दक्षिण विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित था ये यक्षगान। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था, तो ये बता दिया था मंडलम। ठीक फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, और ये 151 नंबर है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए बीजक, ठीक है, कई बार बता दिया है, साकी शबद रामायणी और बीजक, तो ये सब कबीरदास की थी। ठीक है, कबीरदास की थी। यहाँ पर लिखा है बीजक संत दादू दयाल के उपनिषदों का संकलन है, तो ये साखी शबद रामायणी और बीजक ये थे कबीरदास की। ठीक है, तो पहला गलत है। और दूसरा देखिए क्या कहता है, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था, ये भी दूसरा भी गलत है। ठीक है, पुष्टि मार्ग है किसका, बल्लवाचार का, ना कि माधवाचार का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है माधवाचार, इस वजह से ये भी गलत है, पुष्टि मार्ग है बल्लवाचार का, और ये बीजे का कबीर का, तो दोनों के दोनों गलत हैं। समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों कोई से सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ में बताना था कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों गलत है, नॉनसेंस स्टेटमेंट। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये साकी शब्द रामायणी और ये बीजक सब कबीर का है, और ये पुष्टि मार्ग की खोज वगैरह या फिर पुष्टि मार्ग को प्रतिपादित किया था बल्लवाचार्य ने। तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आने वाला जो पार्ट होगा तो उसमें हम देखेंगे धर्म का। ठीक है, धार्मिक काल देखेंगे, और वो भी कौन सा, एंसेंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो कोई नया स्टूडेंट वगैरह हो तो सब्सक्राइब कर सकता है चैनल को, एक लाइक कर सकता है, तो जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।